अध्याय 296 भूमिगत सुरंग। राघव की पहली वृत्ति यही थी कि यह वॉयस मैसेज मीना नाम की उस महिला की ओर से आया है। आखिर डायना ने होलोग्राफिक रूप में मीना का ही चेहरा धारण कर रखा था। लेकिन समस्या ये थी कि यदि सपने में समय विकृत नहीं हुआ था तो मीना को अभी भी सिंदूर शहर में होना चाहिए था, जो परमाणु विस्फोट के बाद अब ध्रुवीय रात की चादर में लिपटा हुआ था। तो फिर वह यहाँ हजारों मील दूर यिजिन के भूमिगत क्षेत्र में कैसे दिखाई दे सकती थी, और अत्यधिक सुरक्षित डायना के लिए ऐसा चेतावनी संदेश कैसे छोड़ सकती थी। एक पल के लिए राघव को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे भ्रम के एक विशाल जाल में खींच लिया गया हो, जिससे वह असमंजस में था कि किस पर विश्वास किया जाए। राघव के सतर्क दृष्टिकोण से देखा जाए तो निकासी मार्ग का पता चलने के बाद उसकी पहली पसंद जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने की होती। आखिर ध्रुवीय रात के साए में यिजिन शहर खतरनाक माइसेलियम से भरा हुआ था, और पलटवार करने का कोई साधन न होने के कारण राघव तब तक चैन महसूस नहीं कर सकता था जब तक कि वह सुबह न देख ले। लेकिन अगर डायना ने उसे जो बताया था वह सच था कि यिजिन शहर के पास कॉप्स शेफर्ड्स सक्रिय थे, तो अभी शहर से भागना बहुत जोखिम भरा होता। सबसे अच्छा विकल्प भूमिगत सुरंग में गहराई से छिपना और अगले माइसेलियम गतिविधि चक्र के बीतने का इंतजार करना होगा। राघव को जिस बात ने दुविधा में डाल रखा था वह ये थी कि वह जानकारी की प्रामाणिकता निर्धारित नहीं कर पा रहा था। रिया ने उसके चेहरे के भारी भावों को भांप लिया और पूछा, क्या तुम्हें चिंता है कि यह उसका जाल हो सकता है? राघव ने डायना की ओर देखा, जो अब बंद होकर रीबूट हो रही थी, एक आह भरी और सिर हिलाया। हम अभी बहुत ही लाचार स्थिति में हैं। मैं जानती हूँ। निकासी का रास्ता उसी से मिला, यहाँ रुकने का सुझाव भी उसी ने दिया। हमारी पूरी ट्रेन अब एक भूमिगत सुरंग में खड़ी है। अगर यह कोई जाल है तो हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट टिल्ड जेमिनाई सैड। पटरी के कांपने की आवाज और करीब आती गई, और राघव के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। अंततः उसकी आंखों में चमक आ गई। वह आगे बढ़ा और उसने डायना को ऊपर उठा लिया। पावर आर्मर से मिले त्वरित टॉक ट्रांसफर की मदद से उसने लगभग आधे टन के उस ह्यूमनॉइड रोबोट को बड़ी आसानी से उठा लिया। मैकेनिकल हॉट तेजी से घूमा, डायना की ऊर्जा लाइनों को काट दिया और उसे पूरी तरह बंद कर दिया। फिर वह मुड़ा और गलियारे की ओर कदम बढ़ा दिए। हमें इस पर दांव लगाना ही होगा। पूर्ण सन्नाटा। भूमिगत ही विश्राम करेंगे। रिया ने राघव को एक लंबी नज़र से देखा और फिर उसके पीछे चल दी। शू। वह यूनाइटेड ट्रेन एक स्टील के ड्रैगन की तरह एक गुप्त माल ढुलाई रखरखाव ट्रैक के माध्यम से जमीन के नीचे समा गई और अनुष्का के मार्गदर्शन में गहराई में उतरती चली गई। इस भारी हलचल ने सक्रिय माइसेलियम की बाढ़ को उत्तेजित कर दिया। अनगिनत मानव रूपी कवक जीव उस रास्ते की ओर उमड़ पड़े। फ्रेट स्टेशन पर किकी ने अनुष्का और एबिलिटी यूजर्स के एक समूह के साथ मिलकर उन कवक जीवों और फंगल हेड्स को सुरंग में प्रवेश करने से रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया। लगातार धमाके हो रहे थे। देखते ही देखते पूरा स्टेशन आग का दरिया बन गया। स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही है। किकी हवा में मंडराते हुए और बीजाणुओं के घने कोहरे को देखते हुए कम्युनिकेटर पर चिल्लाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें प्रवेश द्वार को पूरी तरह से सील करना होगा। अनुष्का चिल्लाए और उसने पूरी ताकत से स्टील का एक कार्गो पैनल फेंका। धूम। वह स्टील की प्लेट भयानक वेग के साथ हवा को चीरती हुई निकली और कवक जीवों के झुंड को काटती चली गई। सड़े हुए अंग और चिपचिपा तरल हर तरफ बिखर गया, लेकिन वहां खून नहीं था, सिर्फ पौधों जैसे चमकीले रंग थे। यूनाइटेड ट्रेन बहुत ज्यादा लंबी थी। जैसे जैसे एक के बाद एक डिब्बे भूमिगत सुरंग में प्रवेश कर रहे थे, हवा के झोंके तेजी से गूंज रहे थे। सभी 500 से अधिक डिब्बों को पूरी तरह अंदर जाने में 10 मिनट से अधिक का समय लगा। तब तक फ्रेट स्टेशन लगभग जमींदोज हो चुका था। तेज हवा के साथ बीजाणुओं का कोहरा किसी धूल भरी आंधी की तरह उमड़ रहा था। हमें अंदर जाना होगा। प्रवेश द्वार को सील करो। जल्दी निकलो। दर्जनों एबिलिटी यूजर्स भूमिगत सुरंग की ओर भागे। अनुष्का ने बुबाई से कहा, अब तुम्हारी बारी है। किकी ने घबराहट में पूछा, क्या इतने भारी धमाकों से कोई चेन रिएक्शन शुरू नहीं हो जाएगा? नहीं, हम मुख्य जिले में नहीं हैं और हमें अधिकांश खतरों को खत्म करना ही होगा। ठीक है। किकी ने एक बड़ा टेलीकिनेटिक शील्ड उठाया। जाओ, मैं रास्ता रोकती हूँ। बुबाई ने सिर हिलाया, अपना चश्मा ऊपर उठाया और कार्रवाई में जुट गया। गहरे लाल रंग की लेजर किरणें विंडशील्ड वाइपर की तरह माल स्टेशन के खंडहरों पर फिरी, जो फैलते हुए माइसेलियम और मानव रूपी कवक जीवों को चीरती जा रही थीं। अगले ही पल कवक के उस ढेर के बीच एक गहरा लाल विस्फोट हुआ, जिसने उन विशाल चूहों का भी नामोनिशान मिटा दिया जो साए से रेंगते हुए अंदर आए थे। एक कान फोड़ देने वाले धमाके ने कई किलोमीटर के दायरे को हिलाकर रख दिया। बूम बूम बूम। धरती कांप उठी।
धूल की आंधी चलने लगी। एक विशाल शॉकवेव आगे की ओर बढ़ी। सुरंग के प्रवेश द्वार पर मौजूद किकी और पीछे की सुरक्षा टीम उस धमाके के झटके से अंदर की ओर फिंक गए। उड़ते हुए पत्थरों और मलबे ने प्रवेश द्वार को किसी सुनामी की तरह दफन कर दिया। इसके बाद एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसने पूरे समूह को सुरंग में सैकड़ों मीटर तक दौड़ने पर मजबूर कर दिया, जब तक कि कंपन धीरे धीरे शांत नहीं हो गया। वह गुप्त रेल प्रवेश द्वार अब पूरी तरह से सील हो चुका था, अब कोई भी कवक अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन उस विस्फोट ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। गलियों के कोनों से लेकर शहर के बाहर के जंगलों तक हर तरफ डरावनी फुसफुसाहट और सिसकारियां गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर जाग गया हो। अंधेरे के खौफनाक साए अनाम जीव माल स्टेशन की ओर लपक पड़े। इसी बीच 15 किलोमीटर लंबी यूनाइटेड ट्रेन जमीन से दर्जनों मीटर नीचे सुरंगों में दहाड़ती हुई दौड़ रही थी। सभी डिब्बे स्प्रिंकलर सिस्टम सक्रिय करें। बचे हुए बीजाणुओं के कोहरे को साफ करें। कीटाणुनाशकों का प्रयोग करें। जल्दी जल्दी जल्दी। इन्फिनिट ट्रेन ने आदेश जारी किया है, अग्नि उपचार के लिए तैयार रहें। आग। शू शू शू। धुंधली सुरंग में प्रोजेश एक ऊंचे मेंटेनेंस रिग के ऊपर झुका हुआ था और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के मुख्य इंजन को आगे बढ़ते हुए देख रहा था। वह तैयार था। हे राज, क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? फायर ब्रो ने कम्युनिकेटर के जरिए ब्रिजेश से पूछा। प्रोजेश, बिल्कुल। ये बीजाणु अत्यधिक विस्फोटक नहीं हैं। मैंने पहले ही कैप्टन पल्टू और डानियल को सभी काफिलों को आग के लिए तैयार रहने की सूचना देने को कह दिया है। बाहरी कवच को पूरी तरह से साफ करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, वरना प्रदूषण का असर बना रहेगा। ठीक है। प्राचीन काल में जल द्वार अनुष्ठान होता था। आज हमारे पास मेरा दिव्य अग्नि शुद्धिकरण अनुष्ठान है। गैस मास्क पहने हुए प्रोजेश मुस्कुराया और अपनी उंगलियों से आग की एक लपट निकाली। उसने कम्युनिकेटर में चिल्लाकर कहा, सावधान रहें, अब गर्मी बढ़ने वाली है। दिव्य अग्नि की दीवार अपने दोनों हाथों के प्रहार के साथ आग का एक सैलाब ट्रेन की ओर बढ़ा, जिसने पल भर में पूरी सुरंग को लपटों से भर दिया। उसने आग को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया। इसका उद्देश्य केवल बाहरी माइसेलियम और बीजाणुओं को जलाना था। यह विसंक्रमण का अंतिम चरण था। एक पल में दौड़ती हुई ट्रेन के हर डिब्बे पर भीषण गर्मी का प्रहार हुआ। बाहरी हिस्से पर लगे बीजाणु चिंगारियों की तरह भड़क उठे और गुजरती लहरों के साथ जलकर राख हो गए। कुछ खुले उपकरणों में आग लग गई, लेकिन उन्हें ऑनबोर्ड अग्निशामक यंत्रों और स्प्रिंकलर सिस्टम द्वारा तुरंत बुझा दिया गया। वह लोहे का विशालकाय दैत्य अंधेरी सुरंग में गरजता हुआ आगे बढ़ा। आग से शुद्ध होने के बाद अंततः वह जीरो एलिमेंट सेंटर के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गया। राघव, रिया और बंद पड़ी डायना के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और ट्रेन को गर्मी और झुलसी हुई हवा छोड़ते हुए तेजी से गुजरते देख रहा था। उसने कम्युनिकेटर पर आदेश जारी किए, सबवे ट्रांसफर जंक्शन से ठीक पहले रुकें। वह जगह बिल्कुल सही रहेगी। पिछले डिब्बे ओशन और पैरट, आप रोड ब्लॉक ड्यूटी पर हैं। संतरी सिस्टम तैनात करें। अगला डिब्बा डानियल, अनुष्का, टीचर पूनम, आप सबवे लाइन की सफाई के लिए टीमों का नेतृत्व करेंगे। उत्तर और दक्षिण दोनों सिरों को कम से कम 1 किलोमीटर बाहर तक सील कर दें। रोटेशन ड्यूटी लगाएं। अन्य काफिले सुरक्षित कर्मियों को अंतिम विसंक्रमण के लिए बाहर भेजें। बाकी सभी बोर्ड पर ही रहें। समझ गया कैप्टन राघव, आदेश स्पष्ट है। कॉपी। आदेश प्राप्त हुए। उस समय जमीन के ऊपर माइसेलियम से ढका ये जिन शहर अंधेरी अशांति से उबल रहा था। जमीन के नीचे यूनाइटेड ट्रेन में सवार 4000 से अधिक जीवित बचे लोग सुरक्षा घेरा बनाने में जुट गए। सूट पहने हुए सभी चालक दल के सदस्य अंतिम बाहरी सफाई शुरू करने के लिए ट्रेन से बाहर निकल आए। प्लेटफॉर्म पर राघव ने प्रलय काल की उन अंतहीन ट्रेनों की कतार को देखा और गंभीरता से बुदबुदाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतनी सारी ट्रेनों को एक साथ जमीन के नीचे छिपा हुआ देखूंगा। इस जगह के लिए तुम्हारी क्या योजना है? रिया ने पूछा। राघव ने जीरो एलिमेंट सेंटर सुरंग की ओर देखा। पहले इटर्नल रिजर्व को खाली करो, बस सावधानी के तौर पर। जब हम यहाँ से निकलेंगे तब इस जगह को पूरी तरह साफ करने के लिए वापस आएंगे। साफ करने? तुम्हारा मतलब सब कुछ ले जाना? और क्या? राघव ने जवाब दिया। यहाँ मिनी न्यूक्लियर यूनिट्स हैं, ढेर सारे उपकरण हैं जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं भी, दुर्लभ धातुएं, रोबोटिक आर्म्स, बॉट्स। इन्हें यहाँ छोड़ना बर्बादी होगी। उस स्थिति में वे क्रिम्सन सदस्य मरे हुए के समान ही हैं, रिया ने टिप्पणी की। राघव धीरे से हंसा और सिर हिलाया। उनके सिर से तो असल में एंटेना उगाए हैं। अगर वे मर जाते हैं तो बहुत अच्छा। मैं उनके ताबूत नहीं, उनके सर्वाइवल पॉड्स भी ले जाऊंगा। अगर मैंने यहाँ एक पेंच भी पीछे छोड़ा तो मुझे लगेगा कि मैं कोई संत हूँ। यह एक मजाक था, पर पूरी तरह नहीं।
ये प्रलय काल का एक पंथ लैब था जहां भ्रष्ट अभिजात वर्ग अंधेरे जीवों के माध्यम से रिवर्स पैरासिटिक अमृतत्व प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अगर राघव ने उन्हें पहले ही नहीं जलाया था तो इसका कारण केवल ये था कि वह खुद को झुलसाना नहीं चाहता था। राघव इन्फिनिट ट्रेन और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 जीरो एलिमेंट सेंटर से लगभग 1 किलोमीटर दूर थे। जल्द ही किकी, पूनम और अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गई। उसी समय ड्रैगन माउंटेन, सन ट्रेन, जोकर कॉनॉय और मोनिका क्वीन के ग्रुप की टीमें भी वहां इकट्ठा हो गईं। राघव ने हाथ उठाया। घर 20 थंडर फाल्कन ड्रोन तेजी से आए और उसके पीछे यांत्रिक आत्माओं के घेरे की तरह मंडराने लगे। नन्ही, इन ड्रोनों के लिए एक पेट्रोलिंग प्रोग्राम सेट करने में मेरी मदद करो। मैं इन्हें सबवे जंक्शन पर निगरानी के लिए भेज रहा हूँ। सबवे जंक्शन बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। नीचे 4000 से अधिक लोगों के आराम करने के कारण राघव ढील नहीं दे सकता था। उसे सुरक्षा की कई परतों की आवश्यकता थी। कोई समस्या नहीं, जेमिनाई सेड। किकी ने तुरंत अपना मोबाइल टर्मिनल निकाला, लेकिन तभी उसकी नज़र राघव के बगल में अभी भी बंद पड़ी डायना पर पड़ी और वह हैरानी से चिल्ला उठी। वाह, तुमने इसे संभाल लिया। अभी नहीं, उसने खुद को रीबूट कर लिया था। मैंने मौका पाकर उसे फिर से बंद कर दिया। हम इसे ट्रेन में वापस ले जाएंगे। एक बार जब हम बाहर निकल जाएंगे तो उसके सिस्टम को दोबारा लिखने की कोशिश करना। अगर यह काम कर गया तो हमारे पास अपनी एक नई हाउसकीपर रोबोट होगी। ये सुनकर किकी की आंखें चमक उठीं। क्या ये तो बहुत बढ़िया है। आखिरकार एक असली एआई रोबोट। मुझे अंततः आज़ादी मिल सकेगी टिल्डा। उसी समय पूनम, सुमी, रजिता और अन्य लोग भी उस कलात्मक महिला की आकृति वाली रोबोट को देखने के लिए मुड़े। उन सभी के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। हे भगवान, यह क्या है? एक रोबोट, ये कितनी सुंदर है। रजिता ने अपनी आंखें फैलाते हुए कहा और उसके करीब पहुंची। ऐसा लगता है कि तुम लोगों के हाथ कुछ बहुत बड़ी चीज लग गई है, पूनम ने टिप्पणी की। तुम लोगों का क्या हाल है? क्या किसी अजीब चीज से सामना हुआ? राघव ने पूछा। नहीं, सुमी ने सिर हिलाया। खिड़कियों और दरारों को सील करने के अलावा हमने पूरी तरह सन्नाटा बनाए रखा। कुछ काफिले इतने भाग्यशाली नहीं थे, पूनम ने कहा। डिब्बों में बीजाणु घुस गए और लोग संक्रमित हो गए। डानियल ने पहले ही अलर्ट भेज दिया है। ऐसी स्थिति में आप केवल उस डिब्बे को छोड़कर उसे सील ही कर सकते हैं। कितने लोग? लगभग 100 से ज्यादा। पूनम का स्वर भारी हो गया। राघव ने सिर हिलाया। जब तक यह आगे नहीं फैला तब तक ठीक है, कैप्टन। राघव। उसी समय मोनिका और उसका समूह सुरंग के रास्ते से चलकर आया। राजू की टीम, सन ट्रेन का ब्रिजेश और एक विशाल गैस मास्क पहने दीपिका उनके पीछे थे। डानियल, जिसका हाथ अभी भी स्लिंग पट्टी में था, अनुष्का और अधिक लोगों के साथ वहां पहुंचा। तो क्या योजना है? क्या हम सच में यहीं नीचे रहने वाले हैं? मोनिका ने अपना सामान्य मिंट कोट छोड़कर लाल रंग का फुल बॉडी कॉम्बैट सूट पहन लिया था, जो हल्का और शरीर से सटा हुआ था, बिल्कुल एक टैक्टिकल लेदर सूट की तरह। उसके लंबे कद के कारण यह उसकी शारीरिक बनावट को स्पष्ट रूप से उभार रहा था। हेलमेट बीजाणुओं के कोहरे से पूरी तरह सील था। ये स्पष्ट रूप से एक महंगा कस्टम डिज़ाइन था। मुझे जमीन के नीचे रहना पसंद नहीं है। नमी, फफूंद, खराब रखरखाव। अगर यह जगह ढह गई तो हम सब जिंदा दफन हो जाएंगे। राजू की आवाज़ उसके गैस मास्क के पीछे से दबी हुई आ रही थी। खुश रहो कि हमारे पास छिपने की जगह तो है, दानियल पीछे से गरजा। उन आधे इंसान आधे पौधे वाले राक्षसों से घिरे होने से तो ये कहीं बेहतर है, जो साले TNT से भी ज़्यादा विस्फोटक हैं। कैप्टन राघव, अनुष्का ने पूछा, क्या हम वाकई अगले माइसेलियम गतिविधि चक्र के बीतने का यहीं इंतजार करने वाले हैं? राघव ने भीड़ पर अपनी नज़र घुमाते हुए सिर हिलाया। योजना बदल गई है। हम यहाँ 30 घंटे आराम करेंगे। और भी कुछ बातें हैं, जल्दी से सबको खबर पहुँचाओ। वह समूह को जीरो एलिमेंट सेंटर के निगरानी कक्ष में ले गया और पहले की स्थिति समझाई, विशेष रूप से कॉप्स शेफर्ड्स के बारे में जानकारी दी। मुझे उस संदेश पर पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन फिलहाल हम जमीन के नीचे सुरक्षित हैं। जब तक रास्ते खुले हैं, जरूरत पड़ने पर हम निकल सकते हैं। कॉप्स शेफर्ड्स, हाँ, राजू ने हाथ बांधते हुए कहा। जब भी यह नाम सामने आता है कभी कुछ अच्छा नहीं होता। क्या तुमने कभी देखा है? अनुष्का ने उसकी ओर देखा। बिल्कुल तो नहीं, लेकिन जब मैं एबिस जोन नंबर 4 से भाग रहा था तब वहां राक्षसों का भारी सैलाब आया था। जिन 10-12 काफिलों को मैं जानता था उनमें से सिर्फ मैं ही बचकर निकल पाया था। ये निश्चित रूप से तबाही का संकेत है। मैंने सुना है कि कॉप्स शेफर्ड्स डार्क टाइड्स के द्वारपाल होते हैं, मोनिका बोली। हर एबिस जोन में एक होता है। हम जोन 5 के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हैं, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ,
दानियल ने सिर हिलाया। उसने राघव की ओर देखा। भाई राघव, हम तुम्हारी योजना का पालन करेंगे। बुरा से बुरा क्या होगा, एक दिन जमीन के नीचे रहना पड़ेगा। पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। कम से कम तुम लोगों ने निकलने का रास्ता तो ढूंढ लिया। पटरियों को ठीक करने की कोशिश करने से तो ये कहीं बेहतर है। मैं सहमत हूँ, ब्रिजेश ने जोड़ा। कैप्टन राघव, हम आपके नेतृत्व का पालन करेंगे। वहीं पास में खड़ी दीपिका ने उलझन भरे भाव से पूछा, तो क्या हम सब ट्रेन पर ही रहेंगे? राघव ने सिर हिलाया। क्रिम्सन वर्ल्ड ने यिजिन की भूमिगत लाइनों के पास कुछ गुप्त इटर्नल रिजर्व गोदाम बनाए हैं। वहाँ काफ़ी रसद मौजूद है। ये देखते हुए कि हम सब शिलान शहर से काफ़ी मशक्कत करके यहाँ तक आए हैं, हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल हम यहीं आराम करेंगे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हर काफिले को रोटेशन ड्यूटी तय करनी होगी। ऊपरी इलाकों में माइसेलियम पहले ही घुस चुका है। रोशनी के संपर्क से बचें और शोर न करें। हमें किसी भी समय निकलने के लिए तैयार रहना होगा। समझ गया। बाकी काफिलों तक ये संदेश पहुंचाते हैं। इतने सारे लोगों के साथ हिलना डुलना मुश्किल है। बड़े जहाज को आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता। सबको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, दानियल ने कहा। और इसके साथ ही राघव के आदेश फैल गए। काफिले हरकत में आ गए। निगरानी कक्ष के भीतर राजू, मोनिका और अन्य लोग कांच की दीवार के पास इकट्ठा हुए, जहां से नीचे की हाइव पिट दिख रही थी। वहां का नज़ारा देखकर वे हैरान रह गए। चेतना को अपलोड करना, अनंत काल्पनिक जीवन, क्या ये वही डिजिटल अमृतत्व योजना नहीं है जिसे बहुत पहले बैन कर दिया गया था? राजू ने हाथ बांधे। अपने दिमाग को एक मशरूम नेटवर्क में अपलोड करना घिनौना है। मोनिका धीरे से हंसी। मूर्ख, एक बार जब आप माइसेलियम से संक्रमित हो जाते हैं तो आप इंसान नहीं रह जाते। ऐसे जीने का क्या मतलब? कहा जाता है कि माइसेलियम से जुड़ने के बाद आप सामान्य मानवीय आनंद से 10 गुना ज़्यादा डोपामाइन हाई में रहते हैं। ब्रिजेश आगे झुका। इसके लिए हिम्मत चाहिए। मैं तो कभी अपने दिमाग में किसी अजीब फंगस को घुसने न दूं। शायद ये सिर्फ प्रलय से भागने की कोशिश कर रहे लोग हैं। पूरी तरह गर्भवती दीपिका वहां चल कर आई। उसने बहुत सी भयावह चीजें देखी थीं। लोग शारीरिक खतरे की वजह से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से टूट जाने के कारण हार मान लेते थे। शिलान हवाई अड्डे की लड़ाई में उसने अपने कई जान पहचान वालों को खो दिया था। उसका पति जुबिन अभी भी कोमा में था। अगर अंकल ने जान जोखिम में डालकर उसे न बचाया होता तो वह अब तक इस प्रलय में एक गर्भवती विधवा बन चुकी होती। दूसरों की तुलना में उसकी स्थिति काफ़ी कठिन थी। ब्रिजेश के समूह के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने इन्फिनिट ट्रेन में शामिल होने के बारे में सोचा था। उसने राघव की ओर देखा, जो आदेश देने में व्यस्त था। उसके चेहरे पर कश्मकश थी। ब्रिजेश की टीम युवा, ऊर्जावान और सक्षम थी, लेकिन उसका अपना काफिला, उनका सबसे मजबूत योद्धा जुबिन, लाचार था। उसके पास बच्चों से भरा एक पूरा डिब्बा था और वह खुद गर्भवती थी। यह एक बोझ जैसा लग रहा था। वह पूछने की हिम्मत कैसे जुटाती? वाह टिल्ड। तभी रजिता उत्सुकता से पास आए। ये सर्वाइवल पॉड्स विशाल बैटरी जैसे क्यों दिख रहे हैं? सबका ध्यान हाइव पिट की ओर गया। हर हनीकॉम्ब सेल के अंदर एक अंडाकार सर्वाइवल पॉड था, जो रोशनी के साथ धड़क रहा था, बैटरी सेल की तरह कतार में लगा हुआ और माइसेलियम के जरिए ऊर्जा से जुड़ा हुआ। जेमिनाई सेड, तेरी तो। दानियल ने अभी अभी राघव से बात खत्म की थी और अब वह दूसरों के पास आ गया। मैंने सुना है कि डॉन सिटी ने भी हाइबरनेशन पॉड्स बनाए थे। लोगों को उनमें सील कर दिया गया था, इस उम्मीद में कि वे एक सदी बाद जागेंगे जब प्रलय खत्म हो जाएगी। कितना हसीन सपना है, राजू ने उपहास किया। जब तक वे डार्क इन्वेजन को रोकने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते, तब तक ये हाइबरनेशन पॉड्स सिर्फ शानदार ज़ोंबी इंक्यूबेटर हैं। इस जगह के बारे में बहुत हुआ। राघव पास आया। हमने अभी जो हंगामा किया है वह छोटा नहीं था। सब लोग अपनी ट्रेनों में वापस जाओ। माइसेलियम गतिविधि समाप्त होने में 40 मिनट बचे हैं। असली खौफ तभी दिखाई देता है। हम डिब्बों के अंदर पूर्ण सन्नाटा बनाए रखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम रिजर्व गोदाम से सामान ट्रांसफ़र करने के लिए लोगों को भेजेंगे। बाकी समय हम आराम करेंगे, ट्रेनों की मरम्मत करेंगे। यहाँ नीचे अगर कुछ भी ढहा तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन अगर माइसेलियम अंदर नहीं घुस पाया तो वे खौफनाक जीव भी अंदर नहीं आ पाएंगे। सही है, चलो चलें। पूनम सहमत हुई। राघव के आदेशों का तुरंत पालन किया गया। उसने मैकेनिकल दरवाजों से जीरो एलिमेंट सेंटर के रास्ते को सील कर दिया। फिर पूनम और अन्य लोगों के साथ इन्फिनिट ट्रेन में लौट आया। किकी ने पहले ही सभी 20 थंडर फाल्कन ड्रोनों को कॉन्फ़िगर कर लिया था। वे यूनाइटेड ट्रेन के सामने सबवे जंक्शन की ओर उड़ गए और अंधेरे में पेट्रोल मोड में आ गए।
इन्फिनिट ट्रेन का चालक दल आखिरकार बोर्ड पर वापस आ गया था। ये सुरंग नम है, माइसेलियम की घुसपैठ को देखते हुए हर कोई सतर्क रहे, राघव ने याद दिलाया। गैर यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित 1000 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स प्राप्त हुए। एक चमकता हुआ HUD डिस्प्ले दिखाई दिया। हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम ने एक बार फिर राघव को 1000 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स दिए थे। धत्तेरे की एस क्लास का मजा ही अलग है, ये तो जबरदस्त बूस्ट है। राघव मन ही मन मुस्कुराया। पूरे शिलान शहर में 40,000 से अधिक जीवित बचे लोग उस घेराबंदी से बच निकले थे। व्यक्तिगत अंतरों के बावजूद उन सभी को संभवतः भारी शक्ति मिली थी, लेकिन ये शक्ति एक कीमत के साथ आई थी। इतनी भारी डार्क एनर्जी शरीर पर भारी दबाव डालती है। राघव ने पहले ही गौर किया था, कई काफिले के सदस्य अभी भी मानसिक रूप से उबर नहीं पाए थे। चिंता, भय और दहशत फैल रही थी। उसने हर काफिले के नेता को निर्देश देना सुनिश्चित किया। ध्रुवीय रात की गहराई में डार्क प्रेशर और कमजोर पड़ती मानसिक शक्ति के कारण मनोवैज्ञानिक सहायता बहुत जरूरी थी। अगर किसी ने नियंत्रण खो दिया और वह उत्परिवर्तित हो गया, तो वे कभी मजबूत रहे योद्धा ही घातक खतरा बन जाएंगे। एक संक्रमित सैनिक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता था, और फिर ये 500 से अधिक सील किए गए ट्रेन डिब्बे मौत के जाल बन जाएंगे। जल्द ही राघव की व्यवस्था के तहत यूनाइटेड ट्रेन ने बाहरी सफाई पूरी की, आगे और पीछे के डिब्बों को मजबूत किया और पूरी तरह से साइलेंट मोड में चली गई, माइसेलियम चक्र के समाप्त होने का इंतजार करने के लिए। इन्फिनिट ट्रेन के कार नंबर 1 के अंदर लाइटें बुझ गईं। सुरंग पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। जमीन के नीचे दबी वह लोहे की विशालकाय यूनाइटेड ट्रेन बिल्कुल स्थिर थी। जमीन के ऊपर माइसेलियम गतिविधि का चक्र अपने चरम पर पहुंच रहा था। बीजाणुओं का कोहरा घना हो गया। इमारतों और गलियों में कवक के कालीन और चमकते हुए मशरूम लहराने लगे। अनगिनत मानव रूपी कवक जीव सन्नाटे में खड़े थे, जो माइसेलियम की शाखाओं के जरिए धरती की कवक परत से जुड़े हुए थे। उनकी नसों में गहरा लाल रंग धड़क रहा था। भोपाल शहर के केंद्र में 468 मीटर ऊंचा टेलीविजन टावर खड़ा था, जो अब अरबों कवक तंतुओं की चपेट में था। उसके ऊपर 2 किलोमीटर चौड़ा एक कवक गुंबद उभर आया था। उसकी परतें कांप रही थीं, जिससे एक गहरी सरसराहट की आवाज आ रही थी, मानो हजारों भिक्षु कहीं दूर से मृत्यु के संस्कार पढ़ रहे हों। फिर उस परछाइयों के ताज के नीचे ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। विशाल कवक गुंबद ने किसी प्राचीन प्रलय की तरह एक गहरी सांस ली। वह सांस भारी होती गई, जब तक कि अचानक काला चिपचिपा कोहरा आसमान से किसी बाढ़ की तरह नीचे नहीं गिरने लगा। ऐसा लगा मानो स्वर्ग फट गया हो। काले बादलों का अवतरण हुआ। वह गाढ़ा कोहरा लहरों की तरह उमड़ पड़ा, सड़कों को जलमग्न करता हुआ, इमारतों को निगलता हुआ और गलियों को भरता हुआ। जल्द ही पूरा भोपाल शहर इस काली गंदगी की चादर में लिपट गया। उस दृष्टिहीन और चिपचिपे कोहरे के भीतर से अनगिनत अनाम और अकथनीय जीव प्रकट हुए। गलियों में डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। उस काले सन्नाटे को चीरती हुई चीखें सुनाई दीं। आतंक का साया छा गया। भयावहता का आगमन हो चुका था। जेमिनाई सेड। अध्याय 297। क्रिम्सन सदस्यों का इटर्नल रिजर्व गोदाम। रात के 9 बजे भोपाल शहर की भूमिगत गुप्त रेल पटरी पर 500 से अधिक डिब्बों वाली 15 किलोमीटर लंबी यूनाइटेड ट्रेन अंधेरे में चुपचाप खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। सभी लाइटें बंद कर दी गई थीं। 500 से अधिक प्रलयकाल के डिब्बों के भीतर 4000 से अधिक जीवित बचे लोग छिपे हुए थे, जो बाहर होने वाले किसी भी बदलाव का घबराहट के साथ इंतजार कर रहे थे। पूरी भूमिगत सुरंग एक नम और घुटन भरे माहौल से भरी हुई थी। अंधेरे की गहराइयों से बीच बीच में भूमिगत पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही थी। डिब्बों के अंदर जीवित बचे लोग सायों में दुबके हुए थे। माताओं ने अपने बच्चों के मुंह ढके हुए थे। पुरुष अपने हथियारों को कसकर पकड़े हुए पूरी तरह सतर्क थे। सारा संपर्क केवल कम्युनिकेटर के माध्यम से किया जा रहा था। इस समय ऐसा लग रहा था मानो हर किसी का दिल हलक में आ गया हो। इन्फिनिट ट्रेन के डिब्बा नंबर 12 में हथियार स्टेशन पर 1130 सीज और YJ-03 एंटी एयरतोप के बेस माउंट रखे थे। राघव फर्श पर पालथी मारकर बैठा था। अंधेरे में केवल हथियार प्रणालियों की लाल इंडिकेटर लाइटें चमक रही थीं। कुछ मीटर दूर सायों में चांदी और काले रंग की एक बैलेरिना नृत्यांगना के आकार वाली रोबोट शांति से खड़ी थी। लाल रोशनी ने उसकी बनावट पर एक डरावनी चमक बिखेर दी थी, जो यांत्रिक भव्यता और मानवीय आकर्षण का एक संगम थी। डायना, जो अब बंद थी, निश्चल खड़ी थी। उसका अति यथार्थवादी और सुंदर चेहरा एक बेचैन करने वाला एहसास दे रहा था। राघव उस रोबोट को घूर रहा था, जबकि उसके कान में लगा कम्युनिकेटर लगातार झपक रहा था। डिब्बे के बाहर से मिल रहे अपडेट को सुनते समय उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। एक गहरी सुरंग में छिपने का यह एहसास अजीब था।
ज़ोंबी और खौफनाक जीवों के खिलाफ ये वातावरण खुले मैदान की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस हो रहा था। फिर भी कई विचित्र हमलों का अनुभव करने के बाद राघव ये चिंता किए बिना नहीं रह सका कि कहीं यह व्यवस्था पीछे हटने के रास्ते में बाधा न बन जाए। उसके भीतर एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था, लेकिन इस मोड़ पर वह केवल शांत रहकर सन्नाटे में इंतजार ही कर सकता था। कम्युनिकेशंस चैनल पर 20 से अधिक काफिलों के नेता मौजूद थे। हर कोई दबी आवाज में बात कर रहा था। जमीन के ऊपर से आने वाली कोई भी आवाज कई हजार मीटर की इस गहराई को मुश्किल से ही भेद पा रही थी। फिर भी बीच बीच में होने वाले हल्के कंपनों ने सबकी नसों में तनाव भर दिया था। जेमिनाई सेड, इसका मतलब था कि ऊपर कुछ बहुत विशाल हलचल कर रहा था। समय बीतता गया। राघव अपनी घड़ी और पोर्टेबल टर्मिनल पर चल रही निगरानी फीड पर नजर रखे हुए था। यह उन सेंट्री प्रोब्स और सेंसरों से मिल रहा फुटेज था जिन्हें उसने जीरो एलिमेंट सेंटर के विशेष लिफ्ट का उपयोग करके बैंक वॉल्ट के बाहर स्थापित किया था। समय कम होने के कारण वह सतह की निगरानी के लिए केवल अस्थायी उपकरण ही लगा पाया था। स्क्रीन पर कंपन के ग्राफ धीरे धीरे चल रहे थे। तीनों सेंट्री फीड लगभग पूरी तरह काले थे, धूल और बीजाणुओं के कोहरे से ढके हुए। अगर इंफ्रारेड मोड में इमारतों और मलबे की रूपरेखा धुंधली सी दिखाई न देती तो राघव को लगता कि माइसेलियम ने उपकरणों को पहले ही निगल लिया है। चर्र चर्र चर्र, एक कम आवृत्ति वाली आवाज जैसे किसी कठोर कवच के रगड़ने की आहट हो उसके हेडसेट में गूंजी। राघव की आंखें पैनी हो गईं। एक फीड पर अचानक एक और भी गहरा काला साया उभरा। ये किसी विशालकाय नाइट एंटिटी, रात का जीव का शरीर लग रहा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी, अपना हेडसेट हटाया और सुरंग के ऊपर से आने वाली आवाज़ों को ध्यान से सुनने की कोशिश की। जानकारी सटीक होनी चाहिए। सतह पर काफ़ी संख्या में खौफनाक जीव दिखाई दिए हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि वे किस स्तर के हैं, राघव ने कम्युनिकेटर में धीरे से कहा। कैप्टन राघव, सबवे सुरंगों में मेरे ऑडियो ट्रैप्स ने बहुत सी अजीब फ्रीक्वेंसी पकड़ी हैं। शायद ऊपर के मेट्रो स्टेशन से आ रही हैं, लेकिन मैंने पहले ही जांच कर ली है, वह सील है। सुरंग फिलहाल सुरक्षित होनी चाहिए। ब्रिजेश की आवाज आई। तो यह शायद सच है, डैनियल बुदबुदाया। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ठीक ऊपर खौफनाक जीवों की कोई पार्टी चल रही है। धत, ऐसा पहली बार हो रहा है। क्या हम सच में उनकी नज़र में नहीं आएंगे? मोनिका ने अपनी चिंता जताई। हमने पहले काफ़ी हंगामा किया था। माल ढुलाई वाला प्रवेश द्वार पूरी तरह से ढह चुका है और सील है। मैंने जांच की है, किसी भी चीज़ का हमारे पीछे आना नामुमकिन है, अनुष्का ने उत्तर दिया। मोनिका, तुम घबरा क्यों रही हो? क्या राघव ने पहले ही नहीं कहा था कि अब हम पर कोई निशान नहीं है और हम जमीन के इतनी गहराई में छिपे हैं? अगर उन्हें हमें ढूंढना होता तो वे अब तक ढूंढ चुके होते, तुम्हें नहीं लगता? राजू का लहजा असामान्य रूप से शांत था। वह सही कह रहा है। हम पोलनाइट में हैं। दुश्मन अंधेरे में है और हम भी। अगर हमें निशाना बनाया गया होता तो अब तक हमला हो चुका होता। ब्रिजेश ने अपनी बात जोड़ी। राघव ने समय देखा और अपना कम्युनिकेटर दबाया। 20 मिनट और इंतजार करो। अगर कुछ नहीं होता है तो हम इटर्नल रिजर्व खोलेंगे और रसद हटाना शुरू करेंगे। सबको खबर कर दो, टीमें छोटी और शांत होनी चाहिए। हमारे पास 30 घंटे हैं, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार जब हम इस दास परिवार के दुनिया के भंडार को खाली कर लेंगे तब हम ठीक से आराम करेंगे। जैसे जैसे समय बीता, राघव के तनावपूर्ण दिल को थोड़ी राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि उसका चुनाव सही था। अगर उन्होंने पहले जबरदस्ती बाहर निकलने का जोखिम उठाया होता तो न केवल वे भोपाल शहर से भागने में विफल रहते, बल्कि यूनाइटेड ट्रेन में मौजूद किसी व्यक्ति पर निशान भी लग सकता था। वह निशान सबके लिए एक लाइट हाउस की तरह चमकता और मुसीबतों को बर्फ के गोले की तरह अपनी ओर खींचता, जिससे सिंगूर शहर जैसी घेराबंदी की आपदा फिर से पैदा हो सकती थी। जेमिनाई सेड, रात के 9:30 बजे। अंधेरे में लगभग 1 घंटे के शांत इंतजार के बाद आखिरकार यूनाइटेड ट्रेन के दरवाजे खुले। घर्रर्रर्र, सन्नाटे के बीच दरवाजों के खुलने की अचानक आवाज कान फोड़ने वाली थी। हाथ में कोल्ड लाइट नाइट लैंप लिए राघव काफिले के कुछ मुख्य सदस्यों के साथ बाहर निकला। किकी उसके ठीक पीछे थी, जो अपने टर्मिनल के जरिए पेट्रोलिंग ड्रोन के डेटा पर नजर रख रही थी। ये समूह डायना के पासवर्ड डिवाइस से मिले निर्देशांकों का पीछा करते हुए गुप्त रेल के एक रखरखाव क्षेत्र के पीछे छिपे एक एन्क्रिप्टेड दरवाजे तक पहुंचा। डिवाइस से अनलॉक करने के बाद एक विशाल ब्लास्ट रेसिस्टेंट स्वचालित दरवाजा धीरे धीरे खुला। संपीड़ित गैस के निकलने की फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। सफ़ेद धुंध बाहर निकली और फिर बैकअप ऊर्जा स्रोतों से निकली रोशनी की परतों ने अंदर के स्थान को जगमगा दिया। सबकी आंखें चमक उठीं।
दरवाजे के पीछे एक विशाल ट्राई प्रूफ गोदाम था जो युद्धकालीन आपूर्ति डिपो जैसा दिखता था। वह क्षेत्र बहुत विशाल था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, तेज रोशनी ने स्पष्ट रूप से विभाजित क्षेत्रों को उजागर किया। चावल, आटा, तेल, चीनी, फ्रीज ड्राइड और कंप्रेस्ड फूड, डिब्बाबंद सामान, सिंथेटिक प्रोटीन जेल, सब कुछ प्रीफेब्रिकेटेड अलमारियों पर करीने से लगा हुआ था। यहाँ तक कि मांस के लिए विशेष रूप से एक कोल्ड स्टोरेज क्षेत्र भी था। भोजन को भंडारण मानक के अनुसार बारीकी से वर्गीकृत किया गया था, 1 साल की आपूर्ति से लेकर 30 साल के आपातकालीन स्टॉक तक। गोदाम के और भी गहरे हिस्से में चॉकलेट, रेड वाइन, सीफूड, स्टेक, हैम, पनीर और कैवियार जैसे प्रीमियम सामान थे, जिन्हें विशेष कोल्ड रूम में सुरक्षित रखा गया था। उसके आगे एक समर्पित चिकित्सा अनुभाग था जिसमें विभिन्न प्रकार की एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, सर्जिकल इमरजेंसी मॉड्यूल, एंटी रेडिएशन दवाएं मौजूद थीं। इसका स्तर आश्चर्यजनक था, खासकर वाइन, जो दुनिया भर के दुर्लभ खजाने थे। ऐसी चीजें जिन्हें आम लोग देखने का सपना भी नहीं देख सकते थे। इस बेदाग और चमकते गोदाम में टहल रहे दर्जन भर से अधिक लोगों के चेहरे पर विस्मय के भाव थे। कोई हैरान था, कोई खुश, तो कोई बस फी की मुस्कान लिए खड़ा था। रोमानी कॉन्टी 2025। अच्छा स्वाद है, राजू ने वाइन सेक्शन में चलते हुए कहा और विशेष पैकेजिंग में सील एक बोतल उठाई। वह धीरे से हंसा। ये लोग वाकई जानते हैं कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है। इतने सारे अमीर सदस्यों को इन पागलपन भरी योजनाओं में झोंककर, डानियल ने कहा, जिसका हाथ अभी भी पट्टी में था। वह विलासिता से भरे उस गोदाम को घूर रहा था। इस दास परिवार की दुनिया के पास निश्चित रूप से कोई बहुत मजबूत सहारा रहा होगा। मोनिका राजू के बगल में आए और वाइन की एक बोतल उठाए। उसकी उंगलियां कंटेनर के कोने में बने त्रिकोणीय लोगों पर फिरीं। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि सालों पहले मेरा सामना इस दास परिवार की दुनिया से हुआ था। सालों पहले? अनुष्का ने पूछा। तुम्हारा मतलब प्रलय के दिन से पहले? मोनिका ने सिर हिलाया। उस समय मुझे बस इतना पता था कि वे मानवीय आनुवंशिक दोषों का अध्ययन करने वाला एक संगठन होने का दावा करते थे, जिसका लक्ष्य मानवता को पूर्ण विकास की ओर ले जाना था। कुलीन वर्गों के बहुत से लोग इसमें शामिल हुए थे। मैंने संक्षेप में उनकी जांच की थी, ज़्यादातर कॉस्मेटिक दवाएं, कैंसर की रोकथाम, संतानों की जीन स्क्रीनिंग। कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उन्होंने कई बार मुझसे संपर्क किया, लेकिन मुझे लगा कि वे अमीरों के लिए विलासिता वाले डूम्सडे फोर्ट्रेस, कयामत के किले की एक और योजना मात्र हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी वाइन की बोतल को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी खुशी और उससे कहीं ज्यादा उदासी थी। पीछे मुड़कर देखती हूं तो शायद उन्हें कुछ पता था। उसके शब्दों पर राघव और किकी ने एक दूसरे की ओर देखा। ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? किकी ने उसके बगल में फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम क्लियरवाटर टाउन के बारे में सोच रही हो? राघव ने पूछा। किकी ने सिर हिलाया। राघव चुप हो गया। उसने अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 के बारे में सोचा, जिसे प्रलय के दिन के बाद खरबों की संघीय फंडिंग और सबसे उन्नत स्वचालन के साथ बनाया गया था। उस समय फाउंडेशन या दास परिवार की दुनिया जैसे समूहों के लिए संघीय शक्तियों का मुकाबला करना नामुमकिन था। प्रलय के दिन को अभी 100 दिन भी नहीं हुए थे, और फिर भी इन दोनों संगठनों ने असाधारण दूरदर्शिता दिखाई थी। उसे याद आया कि उसने एक बार दिया से इस बारे में पूछा था। उसने कहा था कि यह पिछले संयुक्त निर्माण प्रोजेक्ट पर आधारित था, लेकिन दास परिवार की दुनिया का यह इटर्नल रिजर्व गोदाम, यह ऐसा लग रहा था जैसे इसे खास तौर पर अंत समय के लिए ही बनाया गया हो। क्या ये वाकई कोई इत्तेफाक हो सकता था? क्या तुम्हें लगता है कि इस दास परिवार की दुनिया और फाउंडेशन के बीच कोई संबंध है? किकी ने उलझन में पूछा। राघव ने विचार किया। इनमें से हर संगठन पिछले वाले से ज्यादा रहस्यमयी है। हम हमेशा एक कदम पीछे रहते हैं। अगर हमें असली जवाब चाहिए तो हमें उन्हें खुद दास परिवार की दुनिया से ही हासिल करना होगा। मोनिका की बातों ने समूह को सुन्न कर दिया था। तुम्हारा मतलब है कि इस संगठन को प्रलय के दिन के बारे में पहले से पता था? दीपिका ने सदमे में पूछा। बिल्कुल पता था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उन्होंने ये गोदाम, ये भूमिगत हाइव सिर्फ 1 या 2 महीने में बना लिया हो, ब्रिजेश ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। जेमिनाई सेड। मोनिका ने कंधे उचकाए, न तो पुष्टि की और न ही इनकार। मुझे बस अचानक ये याद आ गया। सच कहूं तो मुझे खुद भी इस पर पूरी तरह यकीन नहीं है। इस तरह का निर्माण आज के मशीनी उत्पादन और पर्याप्त पैसे के साथ यह कोई कठिन काम नहीं है। तुम लोग बहुत ज्यादा शक्की हो रहे हो, राजू ने बात जोड़ी। भला एक फार्मा कंपनी को प्रलय पूर्व महासंघ से ज्यादा जानकारी कैसे हो सकती है? क्या तुमने नहीं देखा कि महासंघ की भूमिगत शहर की योजनाएं कितनी जल्दबाजी में बनाई गई थीं?
अगर मानवता पहले से आपदा का अनुमान लगा सकती तो आज हालात ऐसे नहीं होते। तुम सही कह रहे हो। दानियल ने सिर हिलाया। ये जगह साफ तौर पर नहीं बनी है। रही बात रसद की, तो ये सैन्य और क्षेत्रीय शहरी भंडार के मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। इसमें कुछ भी हैरान करने वाला नहीं है, बस सामान थोड़ा हाई एंड है। आगे पीछे के कयास लगाने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। चूंकि रसद हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है, तो बेहतर होगा कि हम इसे ठीक से स्टॉप कर लें। राघव ने आगे बढ़कर सबकी बात काटी। इन सामानों को हजारों लोगों के पैमाने पर आरक्षित किया गया है। हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा लाभ है। चलिए इसे यहाँ ठीक से विभाजित कर लेते हैं। बिल्कुल, इतना सारा अच्छा सामान, हम तो अमीर हो गए। किकी खिलखिला उठी। मैंने सदियों से स्टेक या चावल नहीं खाए हैं। मैं तो कहती हूँ कि हम इस पूरी जगह को खाली कर दें। हा हा, खूब कहा। दानियल दिल खोलकर हंसा, फिर राघव की ओर मुड़ा। भाई राघव, तुमने ये जगह ढूंढी है और तुम ही हमारा नेतृत्व कर रहे हो। तुम तय करो कि हम इसे कैसे बांटेंगे। उसके इतना कहते ही सबकी निगाहें राघव पर टिक गईं। यह आसान है। राघव शांति से मुस्कुराया। हमारे कुछ काफिलों को मिलाकर पहले से ही समूह के आधे से अधिक लोग हो जाते हैं। चूंकि हमने अधिकांश काम किया है, इसलिए 70% हिस्सा लेना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शेष 30% को बाकी लोगों के बीच उनकी संख्या के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। हे, तुम्हारी इन्फिनिट ट्रेन में इतने कम लोग हैं, क्या इससे तुम्हें नुकसान नहीं होगा? राजू ने हाथ बांधकर राघव की ओर देखा। और तुमने ही इन सामानों को ढूंढा है। मुझे लोगों का फायदा उठाना पसंद नहीं है। वह सही कह रहा है। दानियल इस विभाजन से असहमत था। मेरे ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 में 1000 से ज़्यादा लोग हैं। निश्चित रूप से हमें इस तरीके से सबसे अधिक लाभ होगा, लेकिन मैं इतना निर्लज नहीं हूँ। मैं तुमसे और तुम्हारे 30+ लोगों से कहीं ज़्यादा हिस्सा ले रहा हूँगा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अनुष्का ने सिर हिलाया। ये बंटवारा वास्तव में उचित नहीं है। इन्फिनिट ट्रेन को अधिक मिलना चाहिए। दीपिका ने भी अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि हमें काफिले के हिसाब से बंटवारा करना चाहिए। कैप्टन राघव को अनुपात तय करने दें। ये काम करेगा, ब्रिजेश सहमत हुआ। काफिले के हिसाब से बंटवारा करना इन्फिनिट ट्रेन के लिए सबसे फायदेमंद था। कम लोग, ज़्यादा रसद, यानी प्रति व्यक्ति अधिक लाभ। कैप्टन राघव, मेरा एक सुझाव है। जब सब बहस कर रहे थे, तभी मोनिका एक हाथ में वाइन की बोतल और दूसरे में फ्रोजन स्टेक का डिब्बा लिए पास आई। यहाँ कई तरह की रसद है और हर काफिले की ज़रूरतें अलग हैं। उदाहरण के लिए, मेरे काफिले के पास सामान की कमी नहीं है। मुझे बस कुछ अच्छी वाइन और स्टेक चाहिए, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि आपकी इन्फिनिट ट्रेन को पहले अपनी पसंद का सामान चुनने दें। उसके बाद बाकी सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। क्या यहाँ हथियारों का गोदाम भी नहीं है? बहुत बढ़िया। अगर किसी को दवाइयाँ चाहिए तो वह चावल और तेल कम ले ले। अगर किसी को मांस चाहिए तो वह गियर छोड़ दे। समस्या हल। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। हाँ, ये काम करेगा। सही बात है। अगर भाई राघव पहले चुनते हैं तो मुझे तसल्ली रहेगी। हाँ, सच है। कुछ काफिलों के पास चिकित्सा आपूर्ति कम है। भोजन मुख्य मुद्दा नहीं है। सहमत हूँ। राघव ने किकी की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, इसे इसी तरह करते हैं। मैं टीचर पूनम से कहूँगा कि वे लोगों को लाकर हर चीज़ की सूची तैयार करें। फिर हम प्रत्येक काफिले से उनकी मांग मांगेंगे और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। सबके सुझावों के सामने राघव ने आपत्ति नहीं जताई। वह दिखावे की विनम्रता करने वालों में से नहीं था। अगर ये 22 काफिले अछनेरा में एक साथ नहीं बचे होते तो वह केवल 10% रसद साझा करता, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्फिनिट ट्रेन इससे ज़्यादा सामान नहीं ढो सकती थी। इसके अलावा इन्फिनिट ट्रेन के पास पहले से ही काफ़ी स्टॉक था। पूरी तरह से सुसज्जित मेडिकल पॉड होने के कारण उन्हें चिकित्सा आपूर्ति की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं थी। बस कुछ सर्जिकल मॉड्यूल, स्टेम सेल जेल और एंटीबायोटिक्स काफ़ी थे। इसलिए मोनिका की तरह राघव की दिलचस्पी चालक दल के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए फ्रोजन मीट, सी फूड और रेड वाइन में अधिक थी। इटर्नल रिजर्व से निकलने के बाद समूह सीधे हथियारों के गोदाम की ओर बढ़ा। अनुष्का और दीपिका सूची तैयार करने और वितरण के लिए पूनम और ड्रैगन माउंटेन के चालक दल से मिलने के लिए पीछे रुक गईं। राघव विशेष रूप से उन इंटरस्टेलर टियर 3 कॉम्बैट किट्स के बारे में उत्सुक था जिनका डायना ने उल्लेख किया था। 1000 सेट कोई छोटी बात नहीं थी। इसलिए भोजन की तुलना में उसकी रुचि हथियारों के जखीरे में अधिक थी। वे एक मेंटेनेंस सुरंग में गए और पासवर्ड डिवाइस के साथ एक विशेष स्विच को सक्रिय किया। जल्द ही एक छिपी हुई दीवार का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। धूम धूम धूम।
गोदाम की विशाल लाइटें कतारों में जल उठीं। फायरप्रूफ कोटेड फर्श ने एक शानदार नज़ारा पेश किया। ऑल टेरन बख्तरबंद वाहनों की एक कतार, पूरी तरह से सुसज्जित, मानक प्लेटिंग से बख्तरबंद। वहां कम से कम 10 वाहन दिखाई दे रहे थे। और थोड़ा और अंदर जाने पर समूह की सांसें थम गईं। गोदाम के केंद्र में 4 नाइट स्टार 3 हाइपरसोनिक विमान करीने से खड़े थे। ये अत्यधिक गतिशील, उन्नत विमान थे जिनमें 2-3 लोग बैठ सकते थे। ये ऊर्ध्वाधर लिफ्ट के लिए हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स और मुख्य प्रणोदन के लिए प्लाज्मा पल्स इंजन का उपयोग करते थे। इनकी रफ्तार मैक 5। वे प्लूटोनियम 238 आइसोटोप बैटरी द्वारा संचालित थे और उनके पंख मुड़ने वाले थे। हथियारों की कमी को छोड़कर इनका हर पहलू अत्याधुनिक था। धत्तेरे की ट्रक और विमान। दास परिवार की दुनिया वाकई जानती है कि अपने सदस्यों को कैसे लैस करना है। डानियल अविश्वास में देखता रह गया। ये निश्चित रूप से जीरो एलिमेंट सेंटर के लिए रहे होंगे ताकि उन सर्वाइवल पॉड्स में मौजूद लोग भाग सकें, राजू ने अनुमान लगाया। राघव हैरान था। डायना ने उनकी बातचीत के दौरान इनमें से किसी भी वाहन का जिक्र नहीं किया था। यह एआई बटलर वास्तव में राज छिपाना जानती है, किकी ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे भी वही एहसास हुआ जो राघव को हुआ था। राघव ने हैंगर पर अपनी नज़र घुमाई। शायद उसने सोचा होगा कि हमारे जैसे ट्रेन काफिले के लिए ये सामान बेकार है, इसलिए उसने इसका जिक्र नहीं किया। या शायद यह उन लोगों के लिए आरक्षित था जो अमरत्व की तलाश में थे और व्यापार के लिए प्रतिबंधित था। जेमिनाई सेड, हो सकता है। राघव और बाकी लोग तेजी से गोदाम के और गहरे हिस्से की ओर बढ़े। वे ट्रक अच्छे हैं, लेकिन वर्टिकल लिफ्ट होने के बावजूद हम उन्हें यहां से बाहर चलाकर नहीं ले जा सकते। विमानों के बारे में क्या ख्याल है? किकी ने पूछा, इनके मुड़े हुए आकार को देखते हुए। अगर हम एक डिब्बे में कुछ बदलाव करें तो? राघव ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। डिब्बा नंबर 11 में एक मेका बे है। हम एक विमान को अंदर लोड करने के लिए 6 एक्सेस रोबोटिक आर्म का उपयोग कर सकते हैं। किकी ने सिर हिलाया। इससे हमारी आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। और अंदर जाने पर वे विमानों के पास से गुजरे और काले रंग के टैक्टिकल डिस्प्ले कैबिनेट की कतारों तक पहुंचे। लाइटें जल उठीं, जिससे काले रंग के एक्सोस्केलेटल पावर आर्मर्स की कतारें दिखाई देने लगीं, हर सेट के साथ मुख्य हथियार के रूप में एक सिल्वर आर्क पल्स गन, 2 साइड आर्म्स, एक पावर पैक, होलोग्राफिक नाइट विजन गॉगल्स, मिनी मैडकिट्स और कई तरह के टैक्टिकल गियर थे। ये इंटरस्टेलर टियर 3 कॉम्बैट किट्स इतनी अधिक थीं कि नज़र जहां तक जाती, वे डोमिनोज की तरह करीने से सजी हुई थीं। तेरी तो, इतने सारे पावर सूट्स! किकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये दास परिवार की दुनिया तो वाकई मालदार निकली। बाकी लोग भी उतने ही दंग थे। ब्रिजेश आगे बढ़ा, एक स्विच दबाया और एक कैबिनेट अपने आप खुल गया। उसने स्पेसिफिकेशन की जांच की और बोले बिना नहीं रह सका। ये लोन वोल्फ एस मिलिट्री रैपिड रिस्पॉन्स पावर आर्मर है। ये संभवतः नवीनतम टेक्टिकल ग्रेड मॉडल है। यहां तक कि अधिकांश फ्रंटलाइन स्टारफ्लीट इकाइयों के पास भी यह अभी तक नहीं है। मोनिका ने हाथ बांधे और आह भरी। मेरी टीम के पास केवल लोन वोल्फ ए सीरीज है। उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने एस सीरीज भी निकाल दी होगी। इतनी विनम्र मत बनो, राजू ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। ये सभी टेक्टिकल ग्रेड हैं। नया हो या पुराना, बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इतने सारे सेट्स के साथ हम 1000 साधारण लोगों को टाइटन स्तर के लड़ाकों में बदल सकते हैं। हाँ, इस बार वाकई हमारी लॉटरी लग गई है। डानियल ने अपने कंधे से पट्टी खींचकर हटा दी और मुस्कुराते हुए अपनी बाजू को सिकोड़ा। इसके साथ हमारे काफिले की ताकत को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। राघव ने डोमिनोज की तरह सजे हुए टैक्टिकल कैबिनेट की कतारों को विस्मय से देखा और अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसने मूल रूप से इन्फिनिट ट्रेन के चालक दल को टीआरपी सूट से लैस करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह ऐसा था जैसे थकने पर तकिया मिल गया हो। शीर्ष स्तर के टैक्टिकल 100 सूट के पूरे 1000 सेट बस वहां रखे हुए थे। पूर्व महासंघ द्वारा पावर आर्मर को उनके युद्ध उद्देश्य, फीचर कवरेज, आउटपुट, एआई एकीकरण और पावर लेवल के आधार पर 3 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था: टैक्टिकल, आयरन हंटर, घोस्ट वोल्फ और इंटरस्टेलर। तकनीकी रूप से टैक्टिकल से नीचे एक और स्तर था, इंडस्ट्रियल। जैसा कि नाम से पता चलता है, इंडस्ट्रियल सूट नागरिक और औद्योगिक उपयोग के लिए थे जिनमें कोई युद्ध कार्य नहीं था। राघव को अरब से जो टीआरपी सूट मिला था वह एक विशेष औद्योगिक प्रकार का था। लेकिन क्योंकि अरब ने इसे अवैध रूप से अपग्रेड किया था, स्मार्ट बैटल आई, रडार, स्थितिजन्य जागरूकता और सभी पावर लिमिटर्स को अनलॉक करने के साथ यह मूल रूप से एक अर्धसैन्य टैक्टिकल सूट बन गया था। मोनिका की टीम का लोन वोल्फ एक वैध सैन्य टैक्टिकल गियर था जो एक कदम ऊपर और अधिक पूर्ण विशेषताओं वाला था।
और उनके सामने मौजूद लोन वोल्फ एस इसका अपग्रेड संस्करण था जिसके सभी स्पेक्स बेहतर थे। लेकिन जैसा कि राजू ने कहा था, अपग्रेड होने के बावजूद यह अभी भी टैक्टिकल ग्रेड श्रेणी में ही आता था। आयरन हंटर घोस्ट वोल्फ स्तर को केवल आर्मर नहीं माना जाता था, ये एक बैटल गियर था। आयरन मैन तकनीक के समान पूरे शरीर के सूट। उनके बेस मानक में 3 वातावरण क्षमता शामिल थी, जमीन, कम ऊंचाई और पानी के नीचे। वे अनिवार्य रूप से छोटे मानव रूपी मेका थे, अत्यधिक फुर्तीले और विशेष अभियानों के लिए आदर्श। उस श्रेणी में आयरन हंटर भारी कवच और हमले की मारक क्षमता के बारे में अधिक था, जबकि घोस्ट वोल्फ उच्च गतिशीलता पर केंद्रित था। उस पैमाने के आधार पर टीचर पूनम का वर्तमान ब्लैक हॉक आर्मर और मोनिका का लाल सॉफ्ट सूट दोनों घोस्ट वोल्फ क्लास के योग्य थे। अध्याय 298 सुरंग में प्रलय काल की ट्रेन। कविता। उसी क्षण राजू ने अपने बगल में खड़ी अपनी आमतौर पर शांत रहने वाली महिला सहायक को बुलाया। इस पावर आर्मर को पहनकर देखो, इसके विस्तृत स्पेक्स चेक करो और देखो कि क्या इसमें भी पहचान प्रमाणीकरण लगा है। राजू की बात ने तुरंत सबको सतर्क कर दिया और मोनिका बोल उठी, सही बात है, अगर ये पावर आर्मर उन दास परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत डेटा से एन्क्रिप्टेड हुए तो यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। बिल्कुल टिल्ड, किकी ने सुर में सुर मिलाया, इस स्तर के पावर आर्मर में आमतौर पर अनुमति सेटिंग्स होती हैं। अगर हम उन्हें क्रैक कर भी पाए तो यहाँ 1000 सेट हैं, इसमें सदियां लग सकती हैं। तो फिर पहले एक बार कोशिश करके देखते हैं। और हाँ, ये एक पल्स राइफल भी अगर हम इसका इस्तेमाल कर पाए तो हमारे गोला बारूद का दबाव काफ़ी कम हो जाएगा, डैनियल ने कहा। गोला बारूद का दबाव कम होगा पर ऊर्जा का दबाव बढ़ जाएगा। राघव ने अपनी बात जोड़ी, फिर भी अगर यह काम करता है तो यह निश्चित रूप से सबमशीन गन से कहीं बेहतर है। राजू की महिला सहायक कविता एक लंबे कद की महिला थी। उसकी बात सुनकर उसने तुरंत सिर हिलाया और आगे बढ़ी। सबकी नज़रों की परवाह किए बिना उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और केवल पतले अंतःवस्त्रों में रह गई, जिससे उसकी सुगठित देह दिखाई देने लगी। फिर सबके सामने ही उसने पावर आर्मर पहनना शुरू किया। साथ ही उसने प्राथमिक और माध्यमिक हथियार होलोग्राफिक नाइट विजन हेडसेट लगाया और स्टार्टअप प्रक्रिया पूरी की। उस पल में उनके सामने एक पूरी तरह से सुसज्जित महिला मेका वॉरियर खड़ी थी, जो पूरी तरह से तकनीकी आभा से भरपूर थी। वर्रर्रर टिल्ड। इंजन की एक हल्की आवाज गूंजी और काले पावर आर्मर के आंतरिक सिस्टम ने सेल्फ चेक शुरू किया। यांत्रिक ध्वनियों की एक थपकी लयबद्ध तरीके से गूंज उठी। अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे मैच हो रहा है, कविता नाम की उस महिला ने सबकी ओर मुड़कर कहा। फिर वह गोदाम के खुले क्षेत्र की ओर मुड़ी और दौड़ने की मुद्रा में थोड़ा झुक गई। उसी क्षण उसके पावर आर्मर पर सूक्ष्म सफेद ऊर्जा सर्किट जल उठे। उसके टखनों, घुटनों, कमर और जोड़ों के एक्चुएटर्स अपने आप अनलॉक हो गए और खुलने लगे। हवा में एक स्पष्ट यांत्रिक गूंज भर गई। अगले ही पल जैसे ही कविता ने अपने पंजों से जोर लगाया, पावर आर्मर ने तालमेल बिठाया और जबरदस्त टॉर्क पैदा किया। एक तेज यांत्रिक गूंज के साथ वह किसी चीते की तरह फुर्ती से आगे बढ़ी। उसकी गति बढ़ती गई, चंद सेकंडों में वह गोदाम के दूसरे छोर तक जा पहुंची, फिर दीवार पर पैर रखकर गति धीमी की, दुबकी और किसी तोप के गोले की तरह उछलकर दर्जनों मीटर की दूरी तय की। अद्भुत विस्फोटक शक्ति, राघव ने विस्मय में कहा। केवल इस प्रदर्शन से ही साफ था कि यह आर्मर उसके वर्तमान आर्मर से कहीं अधिक उन्नत था। वाह वाह वाह, कमाल है। किकी बेहद उत्साहित थी। मुझे भी एक ट्राई करना है। हे, इस बार सच में हमारे हाथ जैकपॉट लगा है। डैनियल ने एक लंबी सांस ली, फिर उत्सुकता से राघव की ओर देखा। भाई राघव, ये गोदाम बहुत बड़ा है, हमें इसे पूरी तरह खाली करना होगा। पुराने डैनियल, तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो। तुम ट्रक कैसे ले जाओगे? राजू ने शांति से कहा। क्या तुम भूल गए कि हम एक ट्रेन समूह हैं? ये ट्रक और विमान हमारे लिए फिट नहीं बैठते। राघव ने तुरंत उत्तर दिया, हम सब कुछ ले जा सकते हैं, वे बाद में काम आएंगे। मैं कुछ फ्लैटबेड ट्रेलर तैयार कर सकता हूं और धातु का उपयोग करके बुनियादी परिवहन डिब्बे बना सकता हूं। हम उनमें ट्रक और विमान लोड कर सकते हैं। ये विशेष रूप से संशोधित प्रलय काल के ट्रक और वे हाइपरसोनिक विमान जिन पर राघव की काफ़ी समय से नज़र थी, उन्हें पीछे छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। इन विमानों के साथ इन्फिनिट ट्रेन को आसमान में आंखें मिल जाएंगी। सबसे अच्छी बात, वे लोगों को ले जा सकते थे। बेहद उपयोगी। हाँ, यह एक बेहतरीन विचार है। डैनियल की आंखें चमक उठीं। सही कहा, पहले सब बाहर निकालो, ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ना पाप होगा। राजू ने हैरानी से राघव की ओर देखा। उसे अब जाकर एहसास हुआ, मैं लगभग भूल ही गया था कि तुम एक मैकेनिकल एक्सपर्ट हो। मेरी गलती है, ट्रेन काफिला चलाने का यह मेरा पहला अनुभव है, मुझमें अनुभव की कमी है।
अब जब तुमने जिक्र किया है तो मैं भी अपने काफिले के लिए 2 ट्रक रखने की सोच रहा हूँ। मोनिका की आंखें राघव को देखते हुए चमक रही थीं, मानो उसकी नज़रें उसे निगल जाएंगी। वह रुकी, फिर राजू की ओर मुड़कर बोली, कहा था न, मेरी प्रवृत्ति कभी गलत नहीं होती। कैप्टन राघव का साथ देने से बड़ी मुसीबत भी अवसर में बदल जाती है। हे, कोई इस तरह तारीफ करता है क्या? अजीब है। किकी ने मुंह बनाया और अपनी भौहें सिकुड़ीं। तुम कहीं उन पर फिदा तो नहीं हो? इस पर मोनिका ने बस एक दिलकश मुस्कान दी और जोर से कहा, हाँ। मैंने तुम्हारे कैप्टन राघव से पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे इन्फिनिट कॉनवॉय में शामिल होना चाहती हूँ। छोटी बहन, क्या तुम अपनी बड़ी बहन को अपनी ट्रेन के साथ कनेक्ट होने की अनुमति दोगी? किकी को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। मोनिका के चुंबकीय स्वर को सुनकर उसने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, क्या हम पहले से ही जुड़े नहीं हैं? अब तुम और कैसे जुड़ना चाहती हो? अहम अहम। इस पर ब्रिजेश, दानियल और अन्य सभी पुरुष थोड़ा झेंप गए, उनके चेहरे के भाव अजीब हो गए। राघव के माथे पर सिलवटें गहरी हो गईं। उसने जल्दी से बात बदली, ठीक है, इसे सुलझाते हैं। जो हम बांट सकते हैं उसे बांटें, जिसे खोलना जरूरी है उसे खोलें, और तेजी से काम करें। हमें अभी बहुत कुछ करना है और यह जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि ट्रेन में वापस जाकर आराम करें। भाई राघव सही कह रहे हैं। चलो इसे खत्म करते हैं, हमारे ऊपर अजीबोगरीब पार्टी चल रही है। समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। दानियल ने सुर मिलाया। मोनिका बस मीठी मुस्कान के साथ राघव को एक बार फिर देखा और फिर शांति से योजना बनाने में शामिल हो गई। चर्चा के एक दौर के बाद इन्फिनिट ट्रेन ने हथियारों और पावर पैक्स के साथ लोन वोल्फ मिलिट्री रैपिड रिस्पॉन्स पावर आर्मर के 40 सेट अपने नाम किए। जेमिनाई सेड, हर कोई चाहता था कि राघव अधिक हिस्सा ले, लेकिन उसकी ट्रेन में केवल 30 के करीब लोग थे और अब हर किसी के पास एक सेट पहले से ही था। अतिरिक्त सेट उनके किसी काम के नहीं होते। सभी के समर्थन और सम्मान को देखते हुए उसने 40 सेट ले लिए, ये सोचकर कि बाकी का उपयोग रखरखाव और रोटेशन के लिए किया जाएगा। हालांकि उसकी मैकेनिकल एबिलिटी के रहते मरम्मत की शायद ही कभी ज़रूरत पड़ती। इसके अलावा राघव ने एक नाइट स्टार 3 हाइपरसोनिक विमान और 2 प्रलय काल के बख्तरबंद ट्रकों पर भी अपना दावा किया, उसके लिए इतना काफ़ी था। इस बार उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी भी AI डायना थी। जाने से पहले उसने अन्य काफिलों के साथ साझा करने के लिए जीरो एलिमेंट सेंटर से बड़ी संख्या में मेंटेनेंस रोबोट और उपकरण निकालने और बाकी को खुद हड़पने की योजना भी बनाई। अगर समय मिला तो वह पीछे एक पेंच भी नहीं छोड़ेगा। कुल मिलाकर इन्फिनिट ट्रेन ने लगभग 50 लोगों के लायक खाद्य आपूर्ति के साथ साथ ढेर सारी रेड वाइन, फ्रोजन सी फूड, स्टेक, कैवियार, फ्रोजन पोल्ट्री और पोर्क, साथ ही काफ़ी मात्रा में चावल, आटा, तेल, चीनी और डिब्बाबंद सामान लिया। ये वास्तव में एक विशाल खजाना था। जैसा कि उसने कहा था, मोनिका ने केवल रेड वाइन जैसा कुछ हाई-एंड सामान लिया। बाकी चावल, आटा, तेल और अन्य आवश्यक चीज़ें ज़्यादातर ड्रैगन माउंटेन नंबर 1, राजू कॉनॉय, जोकर और ब्रिजेश के नेतृत्व वाली सन ट्रेन के बीच बांट दी गईं। जहां तक हथियारों के गोदाम का सवाल है, इंटरस्टेलर टियर 3 कॉम्बैट किट्स के 1000 सेटों में से राघव ने 40 लिए। मोनिका ने आंतरिक अपग्रेड के लिए 10 का दावा किया। राजू और ब्रिजेश के काफिलों ने 100-100 सेट लिए, साथ ही प्रत्येक काफिले को एक ट्रक और एक विमान मिला। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 में सबसे ज़्यादा लोग थे, इसलिए उन्होंने 350 सेट, 2 बख्तरबंद ट्रक और एक विमान लिया। इससे बाकी 17 काफिलों के लिए 400 सेट बच गए। आखिरी 4 ट्रकों को अभी तक किसी को नहीं सौंपा गया था, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से इन्फिनिट ट्रेन की संपत्ति माना गया, जिन्हें एक साथ बाहर निकाला जाना था। जब ये खबर फैली तो यूनाइटेड ट्रेन में शामिल सभी काफिलों के कप्तान रोमांचित हो गए। उन्होंने सोचा था कि वे केवल जमीन के नीचे छिपे हैं, लेकिन अंत में उन्हें जबरदस्त रसद हाथ लगी। अकेले पावर आर्मर ने ही उनकी लड़ाकू क्षमता को भारी बढ़ावा दिया था, जिससे उनके कई फ्रंटलाइन लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो गए। वाह, बिल्कुल नए लोन वोल्फ पावर आर्मर और प्लाज्मा पल्स राइफलें। इतना सारा लजीज खाना, कभी नहीं सोचा था कि फिर से असली चावल खाने को मिलेंगे। कैप्टन राघव अद्भुत हैं, उनके साथ मैं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ। ये हथियार और गियर, क्या ये वाकई मुफ्त हैं? बेटा, अब हमारे पास दवाइयाँ आ गई हैं, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। ओल्डली, आर्मर की मरम्मत करते समय शोर कम करो, हमें अंधेरे में हर आहट पर ध्यान देना है। कैप्टन ने घोषणा की है कि आज रात हमें फलों के कैन मिलेंगे। जेमिनाई सेड। कुछ ही समय में वह 15 किलोमीटर लंबी ट्रेन ऊर्जा से भर गई। भूमिगत सुरंग में कोल्ड लाइट्स लिए अनगिनत लोगों ने लंबी कतारें बना लीं, जो गोदाम से रसद खींचकर अपने ट्रेन के डिब्बों में ले जा रहे थे।
कई जीवित बचे लोग, जिन्हें नया आर्मर मिला था, उत्साह से फूले नहीं समा रहे थे। पूरी सुरंग हलचल से भरी हुई थी, जैसे चींटियों की कोई विशाल कॉलोनी अपना ठिकाना बदल रही हो। राघव और अन्य लोगों के आदेशों का पालन करते हुए विभिन्न काफिलों ने अपनी ट्रेनों और हथियारों की मरम्मत शुरू कर दी। शिलान शहर की लड़ाई में हुए नुकसान की भरपाई की जा रही थी, टीमों का उत्साह बढ़ाया जा रहा था और मनोबल ऊंचा किया जा रहा था। कई रसद टीमों ने अंधेरे में कोल्ड लाइट की रोशनी में वह गर्म खाना तैयार करना शुरू किया जो उन्होंने लंबे समय से नहीं चखा था। जमीन से दर्जनों मीटर नीचे इस शांत सुरंग में 500 डिब्बों वाली यह 15 किलोमीटर लंबी यूनाइटेड डूम्सडे ट्रेन सावधानी से विश्राम के दौर में चली गई। हर डिब्बा हल्की बातचीत और हंसी से गूंज रहा था और हवा भोजन की खुशबू से सराबोर थी। इन्फिनिट ट्रेन, कार नंबर 6, डाइनिंग कार। हल्की कोल्ड लाइट्स ने डिब्बे के भीतर एक आरामदायक धुंधलका पैदा कर दिया था। मेज पर गर्मागर्म स्टेक, किंग क्रैब, कैवियार के साथ ताज़ा वेजिटेबल सलाद और आटे तथा फलों के मुरब्बे से बना एक साधारण डेजर्ट रखा था। ये दृश्य बिल्कुल राजसी लग रहा था। चीयर्स टिल्डर। राघव ने रेड वाइन का गिलास उठाया और धीमी आवाज में कहा, बार बार जीवित बच निकलने के लिए। और उन सभी साथियों के नाम जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। चीयर्स। किकी, पूनम, सुमी, राज, प्रोजेश, रजिता, रिया, नीतू, चिराग। इन्फिनिट ट्रेन के हर सदस्य ने उस पल अपना गिलास उठाया। राघव के नाम। पूनम ने उसे स्नेह भरी नजरों से देखा। हाँ, राघव के नाम। किकी अपना गिलास उठाते हुए खिलखिला उठी। उस भाई राघव के नाम जिसने उस बड़े मेका में राक्षसों के परखच्चे उड़ा दिए। रजिता उत्साह से चिल्लाए, भाई राघव, भाई राघव, कैप्टन राघव, कैप्टन राघव, धन्यवाद कैप्टन राघव। घायल ओपू राघव से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, उसने अपना वाइन का गिलास ऊंचा किया। उसे देखते हुए उसकी आंखें उत्साह और प्रशंसा से भरी थीं, उसका पूरा व्यक्तित्व जीवंतता और ऊर्जा से चमक रहा था। राघव गर्मजोशी से मुस्कुराया, उसने सन्नाटे में अपना गिलास उठाया। उसका दिल भावनाओं और कृतज्ञता से भर गया था और उसने सबके साथ मिलकर जाम पिया। जिंदा रहने के नाम। रात के 12:30 बजे भूमिगत सुरंग धीरे धीरे शांत हो गई। अब केवल इंजीनियर और रखरखाव कर्मी ही अत्यंत सावधानी और कोमलता के साथ आवाजाही कर रहे थे। वे इस छोटे से विश्राम काल का अधिकतम लाभ उठाकर ट्रेन की सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश में जुटे थे। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 पर वेल्डिंग टॉर्च की चिंगारियां बीच बीच में सुरंगों में चमक उठती थीं। जब भी शोर थोड़ा अधिक होता, उस क्षेत्र के सभी लोग एक साथ काम रोक देते, अपना सिर उठाकर सन्नाटे को सुनते और स्थिति का अवलोकन करते। खतरा न होने की पुष्टि होने के बाद ही वे काम फिर से शुरू करते। हालांकि यह सतर्क तैयारी बहुत कुशल नहीं थी, लेकिन हर कोई समझता था ये ध्रुवीय रात थी। ऐसे अवसर दुर्लभ थे, एक एक सेकंड कीमती था। विशेष रूप से बीजाणुओं से भरे कोहरे वाले क्षेत्र में एक आर्मर प्लेट की मरम्मत भी पूरे डिब्बे की जान बचा सकती थी। स्कैन पूर्ण। लोन वोल्फ मिलिट्री रैपिड रिस्पॉन्स पावर आर्मर का ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ। स्कैन पूर्ण। इल्यूजन एक्सटिंग्विशर प्लाज्मा पल्स राइफल का ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ। डिब्बे के अंदर राघव ने नए प्राप्त पावर आर्मर सेट का स्कैन पूरा किया। नवीनतम ब्लूप्रिंट्स ने दिखाया कि इसके स्पेक्स कितने सटीक थे। उसने पहले ही ट्रेन के हर सदस्य को एक एक सेट वितरित कर दिया था। इन्फिनिट ट्रेन का पूरा चालक दल रोमांचित था, वे उत्सुकता से नया आर्मर पहनकर ऑनबोर्ड आई की सहायता से कॉम्बैट मोड में खुद को ढाल रहे थे। इन्फिनिट ट्रेन के लिए ये शक्ति में एक बहुत बड़ी छलांग थी। यहाँ तक कि ओपू, जिसका एबिलिटी इंडेक्स केवल 260 था, अब टाइटन स्तर की ताकत के साथ लड़ सकती थी। हालांकि एक व्यक्ति ने इसमें बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाई, रिया के लिए उसका सारा काम ट्रेन के भीतर शोध से संबंधित था। राघव को युद्ध में उसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए जब तक स्थिति की मांग न हो, उसे आर्मर पहनने की जरूरत महसूस नहीं हुई। दूसरी ओर राघव ने खुद आर्मर पहनकर देखा। उसकी मूल योजना ब्लैक हॉक आर्मर बनाने और पहनने की थी, क्योंकि वह लोन वोल्फ से एक कदम ऊपर था। लेकिन अभी उसकी प्राथमिकता ट्रकों और नाइट स्टार विमान को पटरियों पर लोड करने के लिए ट्रेलर बनाना था। साथ ही वह इन्फिनिट ट्रेन के एयर सर्कुलेशन सिस्टम को अपग्रेड और मरम्मत करने का इरादा रखता था। काम बहुत था। राघव ने अभी अभी एक लंबी नींद ली थी, इसलिए उसने पूनम और अन्य लोगों से, जो पहले ट्रेन की रखवाली कर रहे थे, आराम करने को कहा। वह खुद डिब्बा नंबर 12 में व्यस्त हो गया। वहाँ एक और महत्वपूर्ण कार्य भी था, डायना। राघव ने किकी को बुलाया, जो आराम कर चुकी थी, ताकि वे मिलकर इस रहस्यमयी रोबोट को दोबारा प्रोग्राम करने का तरीका ढूंढ सकें। डिब्बा नंबर 12 के अंधेरे में फर्श पर सिर्फ एक कोल्ड लाइट लैंप रखा था। पास ही धातु के कई एमोक्रेट्स रखे थे, जिन्हें राघव ने मल्टीटास्किंग करते हुए अभी अभी तैयार गोला बारूद से भरा था। इस समय
राघव दीवार के पास सायों में बैठा था और एक नखरेबाज लड़की उसकी गर्दन से लिपटी हुई थी। उसकी टांगें राघव की कमर के चारों ओर कसी हुई थीं, जिसने उसे वहीं रोक रखा था। उसके होंठ लगातार राघव को काट रहे थे। हालांकि राघव को इसमें मजा आ रहा था, लेकिन वह थोड़ा निशब्द भी था। काफी देर तक किस करने के बाद उसने उसे थोड़ा पीछे धकेला। हे, क्या रखवाली करने का तुम्हारा यही मतलब है? किकी ने फुंकार भरी, अपनी बाहें फिर से उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटी और अपने कोमल होंठ वापस उसके होंठों पर टिका दिए। उसने आदेशात्मक लहजे में बुदबुदाते हुए कहा, हिलो मत, मैं बस लिप बाम लगा रही हूँ, गलत मत समझना। राघव को उसकी अजीब सी भेड़िए जैसी कुतरन महसूस हुई और उसने सोचा, सच में यही बहाना मिला। तुमने तो खुद भी कोई बाम नहीं लगाया है, और कब से लिप बाम इस तरह लगाया जाने लगा है? वे सायों में कुछ देर और एक दूसरे को थामे रहे, जब तक कि राघव ने उसे फिर से दूर नहीं धकेला और गंभीरता से कहा, ठीक है, मुझे बहुत सारा काम करना है। हम अभी जहाँ हैं, यह इन सब चीज़ों का समय नहीं। उफ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने उसे फिर से जकड़ लिया। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, मानो उसने जिद्दी रुख अख्तियार कर लिया हो। हे, राघव का दिल बैठ गया। उसने उस शेव वोल्फ को तीसरी बार पीछे धकेला और अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? ये जगह अभी सुरक्षित नहीं है। यह अपनी चौकसी कम करने का समय नहीं है। भले ही काफिले में कोई डाक मार्क नहीं था और फिलहाल दुश्मन की कोई हलचल नहीं थी, फिर भी यह भूमिगत सुरंग राघव को चैन नहीं लेने दे रही थी। उनके ऊपर ये जिन शहर एक भयानक भंवर की तरह मंडरा रहा था। वह ढिलाई नहीं बरत सकता था। उसे तुरंत ये काम पूरे करने थे। इटर्नल डिपो से मिले सारे माल को सुरक्षित करना, जीरो एलिमेंट सेंटर के संसाधनों को इकट्ठा करना। जेमिनाई सेड। राघव के कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ था। उसे डायना से निपटना था, वह आई, जिसका चेहरा मीना जैसा था और व्यवहार रहस्यमयी। भले ही उसे जबरन बंद कर दिया गया था, लेकिन उसका वजूद राघव को बेचैन कर रहा था। साथ ही यूनाइटेड ट्रेन की स्थिति नाजुक थी। 30 घंटे का समय किसी सामान्य विश्राम जैसा नहीं था। वे एक मंडराते हुए खतरे के साए में थे। पूरा काफिला तनाव में था, किसी भी पल भागने के लिए तैयार। लेकिन जब राघव ने किकी को फिर से पीछे धकेला, तो उसने गौर किया कि वह अचानक शांत हो गई थी। वह उसकी गोद में सिर झुकाए बैठी थी, जैसे किसी गहरे विचार में खो गई हो। हल्की रोशनी में उसने देखा कि उसकी खूबसूरत आंखों में नमी तैर रही थी। तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो? हमेशा हीरो बनने की कोशिश करते हो, दिखावा करते हो, और मुझे कभी अपने साथ नहीं ले जाते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? राघव इस हमले के लिए तैयार नहीं था। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि हम सब जिंदा रह सकें। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्या तुम थोड़ा कम तनाव नहीं ले सकते? किसी और को भी नेतृत्व करने दो। हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किकी की आवाज़ अचानक तेज हो गई। तुम सब मेरी मदद कर रहे हो, टीचर पूनम, सुमी, राज, हारू, रजिता, चिराग, नीतू, डायरेक्टर सुकांत और तुम खुद। हर कोई अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि हर कोई तुम्हारे लिए कितना चिंतित है? मुझे पता है। तो फिर तुम लिप बाम क्यों नहीं लगाने देते? क्या तुम्हें नहीं पता कि फटे हुए होंठों से ज़ोंबी वायरस का संक्रमण हो सकता है? तुम्हारे लाल बाल उगाएंगे, नाखून हरे हो जाएंगे और पीछे मशरूम निकल आएंगे। मैं भी ऐसा नहीं चाहता। तो फिर चुप रहो और मुझसे बहस करना बंद करो। किकी और भी उत्तेजित होकर राघव पर फिर से झपटी। उसके होंठ फिर से राघव के होंठों से जा मिले। राघव को एक गर्म, चिकनी और तीव्र ऊष्मा महसूस हुई, ज्वलंत, जिद्दी और फिर थोड़ी ठंडी। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को किकी की इस गंभीर चिंता के हवाले कर दिया। उसके हाथ किकी की पतली कमर पर टिक गए। वह नियंत्रण खोने लगा था। उसका हाथ नीचे की ओर बढ़ने ही वाला था कि वह अचानक किसी झटके की तरह कांप उठी। उसने राघव का हाथ पकड़ा और उसे वापस ऊपर धकेल दिया। जब उसने फिर कोशिश की, तो किकी ने उसके हाथ पर एक हल्की चपत लगाई, जैसे थरकी पंजे की सजा दे रही हो। हिलो मत। किकी ने उसकी नाक पर हल्का सा काटा और चेतावनी भरे लहजे में फुसफुसाया। राघव धीरे से हंसा और उसके करीब जाकर उसे किस किया। मेरी गलती नहीं है। तुमने शुरुआत की थी। मैंने नहीं की। मुझे आपत्ति है, योर ऑनर। वह कौन था जो कोआ की तरह मुझसे चिपका हुआ था और मुंह बंद करो, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, और लिप बाम लगा रहा था? लिप बाम लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम किस गंदी चीज़ के बारे में सोच रहे हो? राघव ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, कुछ नहीं। यह एक मानक प्रक्रिया है। किसी से भी पूछ लो। मैं बस प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूँ। पफ, जैसे मैं यकीन कर लूँगी। तुम्हें यकीन नहीं है? खैर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। राघव ने कंधे उचकाए।
एक पुरुष के शरीर में एक स्विच होता है। अगर तुम इस प्रक्रिया को जारी रखोगी तो अगला कदम अपने आप शुरू हो जाएगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। किकी आधी उत्सुकता और आधी परीक्षा लेने के भाव से फिर उसके करीब आए। जेमिनाई सेड। राघव का हाथ थोड़ा और नीचे खिसका। इससे किकी की कमजोर नस दब गई। उसका चेहरा लाल हो गया, शरीर कांपने लगा और जैसे ही उसका हाथ उसके करीब पहुंचा उसकी सांसें थम गईं। अंत में वह छोटी शेव वोल्फ उस शातिर दानव से जीत नहीं पाए। इससे पहले कि राघव सफल हो पाता, किकी ने अपने दांत भींचे, उसे छोड़ दिया और अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग करके उसकी आलिंगन से दूर भाग गई। भागते हुए वह चिल्लाए, सपनों में सोचना थरकी। राघव हंसा और राहत की सांस लेते हुए खड़ा हो गया। उसने तुरंत विषय बदल दिया। चलो, मैं कुछ सामग्री सोखने के लिए जीरो एलिमेंट सेंटर जा रहा हूं। मेरे साथ आओ अभी। किकी ने अपने तपते गालों को रगड़ा और उसकी नज़रों से बचते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम अंत में जाएंगे? अगर हमने अभी मशीनें बंद कर दी तो वहां अंदर सामूहिक मौतें शुरू हो जाएंगी। वे पहले ही लगभग मर चुके हैं। बाकी जो बचे हैं, नहीं लगता कि वे बच पाएंगे। राघव ने उन क्रिम्सन सदस्यों को याद करते हुए गंभीर स्वर में जवाब दिया जिनके सिर से सफ़ेद माइसेलियम जुड़ा हुआ था। मैं कम महत्वपूर्ण हिस्सों से शुरुआत करूंगा। साथ ही वहां क्रिम्सन के लोग भी हैं। मैं इसे बिना निगरानी के नहीं छोड़ रहा। किकी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर उसे कुछ और याद आया। ओह हाँ, मोनिका पहली बार तो नहीं कह रही है कि वह हमारे काफिले में शामिल होना चाहती है ना? तुम क्या सोचते हो? राघव ने सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया, ज़्यादा कुछ नहीं। वह मुझे नापसंद नहीं है। उसकी क्षमता और काफिला दोनों मजबूत हैं। वह निडर है, हाँ, लेकिन वह चालाक और नियंत्रण रखने वाली भी है। वह वैसी नहीं है जो आसानी से आदेश माने। मैं उसकी बात सुनता हूँ लेकिन उसे दिल पर नहीं लेता। किकी ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। और अगर वह सच में शामिल होना चाहे तो हम बाद में बात करेंगे। राघव ने ज़्यादा नहीं सोचा। फिलहाल हम एक ही रास्ते पर हैं। वह दोस्त है या दुश्मन, ये वक्त बताएगा।